Radio Noida, 107.4. Radio Noida, 107.4. Radio Noida. ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़। रेडियो नोएडा 107.4 पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं अपना खास प्रोग्राम पत्रकार की जुबान से। जी हां, पत्रकार की जुबान से एक प्रोग्राम में हम आमंत्रित करते हैं मीडिया जगत से बड़े पत्रकार, मीडिया से जुड़े हुए लोगों को जो कहीं न कहीं अपनी एक सफल जर्नी जी चुके हैं और मीडिया में बहुत कुछ अपना नाम कमा चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज हम बातचीत करने वाले हैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और फॉर्मर वाइस चांसलर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल, केजी सुरेश साहब का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद सुशील जी। जी सर, आज मौका है थोड़ा सा आपसे कुछ गुफ्तगू करने का मीडिया के बारे में। जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं कि जब वो 90 का दौर था, उस समय पे बहुत सारी चीजें बदल रही थी और मीडिया जो है उसमें अगर हम टेलीविजन की बात करें तो कुछ एक प्रोग्राम हमें देखने को मिलते थे। अगर हम न्यूज की बात करें कि अगर प्रणय रॉय की बात करें तो इंडिया दिस वीक, और अगर दुआ साहब की बात करें तो परख एक प्रोग्राम था, फिर सुरभि एक प्रोग्राम था। तो इस तरह की चीजें जिसमें कि सिद्धार्थ काक और रेणुका सहाने जी थे। तो और उस समय पे जो प्रिंट जो था वो भी एक अलग स्थिति में था और टेलीविजन जो है धीरे धीरे करके बदल रहा था। तो मैं थोड़ा सा उस समय के बारे में जानना चाहता हूं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे जो किस तरह से आए और कैसे मीडिया बदल रहा था उस समय पे। बिल्कुल, देखिए मीडिया के कई फेजेस जी भारत के इतिहास में रहा है जी। एक तो आजादी के पूर्व जी और उसके बाद आजादी के पश्चात। ओके। और शुरुआत में हम एक मिशनरी जील के साथ रेडियो में मीडिया में काम करते थे। ओके। उसमें रेडियो और टेलीविजन दोनों ही गवर्नमेंट कंट्रोल में थे जी। और उस वक्त ना एफएम रेडियो स्टेशन का कॉन्सेप्ट था, ना आपके प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स का। एक ही था दूरदर्शन, वो भी एक एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट की तरह लेट 50s में शुरू हुआ। और उसके बाद जो है ब्लैक एंड व्हाइट में ही चलता था। कभी कभी एंटरटेनमेंट भी होता था, एक चित्रहार कार्यक्रम होता था या एक फिल्म जो है हफ्ते में एक बार देख लिया। और पूरे मोहल्ले में एक घर होता था तो लोग सब उधर देखने जाते थे। फिर वो सीरियल्स पॉपुलराइज हो गए, जो रामायण और महाभारत आए और इस तरीके से धीरे धीरे उसका जो है लोकप्रियता बढ़ती गई। टेलीविजन सीरियल्स आने लग गए। फिल्म तो पहले भी था, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से भी फिल्मों को देखने से बहुत फिल्मों की भी लोकप्रियता बढ़ी। और फिर एक इमरजेंसी का दौरान आया जो सभी मीडिया के लिए एक मील का पत्थर था। ओके। कि किस तरीके से प्री इमरजेंसी और एक पोस्ट इमरजेंसी। तो उसके बारे में अक्सर लाल कृष्ण अडवाणी जी ने उन्होंने एक मशहूर उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि when they were asked to bend they crawled। जब उनसे झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लग गए। तो ये मीडिया पर एक टिप्पणी थी कि सरकार ने तो अपनी जगह जो भी आपातकाल के दौरान किया वो एक अपना विषय, अलग विषय है, लेकिन उनको खुश करने के लिए जो है जो मीडिया के एकाध अपवाद को छोड़कर, जैसे रामनाथ गोयनका जी थे, इंडियन एक्सप्रेस था, तो उन्होंने किस तरीके से उसके खिलाफ कई हजारों पत्रकारों को जो है बंद किया गया, कई कड़े कानूनों के अंदर मीसा और बाकी। तो वो एक फेज था जब पत्रकारिता पर सही मायने में अंग्रेजों के जाने के बाद जिस तरीके से अंकुश लगा। और उसके बाद आपने जो बात कही कि 90s का फेज आया, ये हुआ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण, निजीकरण और भौगोलीकरण है, ये फेज आया। और इसके साथ साथ सभी सेक्टर्स में भारी परिवर्तन आया, चाहे वो हवाई जहाज का सेक्टर हो। पहले एक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया पर डिपेंड थे, कई हजारों, कई नए प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। गाड़ियां सिर्फ हमारे सड़कों में सिर्फ एम्बेसडर और फिएट दिखती थी, या प्रीमियर पद्मिनी, प्रीमियर प्रेसिडेंट, ये दिखते थे। तो उससे हटकर पूरे दुनिया भर के ब्रांड, एक एक गाड़ी को इंपोर्ट करने के लिए बहुत महंगा जो है आपको टैक्स देके, उसको आप इंपोर्ट टैक्स देके जो है आप उसको खरीदते थे। और एक खुल गया, और इससे एक चीज
सकारात्मक ये हुआ कि जो चीजें हम सिर्फ सपनों में देखते थे या हम सोचते थे कि भाई विदेशों में सिंगापुर कभी जाएंगे या दुबई कभी जाएंगे या और मुल्कों में जाएंगे तो तब लेके आएंगे, वो चीजें बड़े सुलभ तरीके से हमारे ही बाजारों में उपलब्ध हो गया। वही बड़े बड़े ब्रांड्स और सारा कुछ, ये उसका सुलभता हुई। लेकिन साथ ही साथ जो है एक बाजारीकरण आ गया है, जो मीडिया के लिए चिंता का विषय बन गया आगे चलकर। क्योंकि जब तुम मिशन मोड से हम लोग प्रोफेशनल मोड में आए आजादी के बाद, और उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि हम मिशन, प्रोफेशन और फिर कमीशन, ऐसे कहा जाता है कि फिर हमें इसको एक मुनाफे के साधन के रूप में एक बड़े देखा जाने लगा। एक बड़े अखबार के मालिक ने कहा कि भाई कोई साबुन बेचता है, हम समाचार पत्र बेचते हैं। जबकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। देखिए, आप अपना खर्चा निकाल रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन ये शुद्ध मुनाफे का साधन मीडिया नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा एक बीड़ा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके कंधों पर लोकतंत्र को बचाए रखने का। वो उसे बचाए रखना बहुत जरूरी है, और हमने वही चीज देखा आपातकाल के दौरान। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन जो हुआ, ये बड़ा परिवर्तन हुआ। इसमें निश्चित ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, बहुत सारे चैनल्स आए। मतलब आज के तारीख में देश में 1000 के करीब चैनल्स हैं, उसमें से 300-400 चैनल्स तो सिर्फ समाचार के चैनल्स हैं, है ना, बाकी एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं। ये कभी हम सोच नहीं सकते थे। और फिर जो चौथा बड़ा परिवर्तन आया, और वो हुआ डिजिटल मीडिया का, यानी कि जो इंटरवेंशन हुआ, रेवोल्यूशनरी चेंजेस, क्रांतिकारी परिवर्तन जो मीडिया में हुआ टेक्नोलॉजी के परिवर्तन से। इससे दो काम हुआ, एक विकेंद्रीकरण यानी लोकतांत्रिकरण हुआ मीडिया का, यानी कि वो विषय जिस पर जो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया चुप रहती थी, उस पर आम नागरिकों को आपने एक हथियार दे दिया जिससे वो सीधे सीधे संवाद कर सके। ये एक चौथा आपके पास एक मॉडल आया जिससे डिजिटाइजेशन हो गया, जिसके चलते एक साधारण छोटा सा अखबार अगर बिकता है तो 5000-10,000 लोगों में जाता है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी ही बात करूं तो मेरे जो सभी सोशल मीडिया के हैंडल्स मिला के मेरा कम से कम 30,000 लोगों तक मेरा अपना पहुंच है जी। यानी कि मेरा एक मैंने मैसेज डाल दिया वो 30,000 लोग तक। ये तो मैं तो साधारण सा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके जो है लाखों में है, यूट्यूब के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से। सोशल मीडिया का जमाना है, तो है ना? मैं तो बाद का इस तरफ आया हुआ व्यक्ति। तो कहने का ये मतलब है कि तात्पर्य है कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन ने मीडिया के पूरे परिवेश को बदल दिया। पहले एक समय था जब प्रिंट मीडिया हमारे कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसमें एक थ्योरी है कम्युनिकेशन में एजेंडा सेटिंग थ्योरी। ये एजेंडा कौन सेट करता है? पहले प्रिंट मीडिया जो कहता था उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉलो करता था। बिल्कुल वो बदल के जब टेलीविजन आ गया, ब्रेकिंग न्यूज वहां चलने लगा और अखबार वाले टीवी को मॉनिटर करने लग गए, यार अब इसमें क्या हो रहा है। और अब हम तीसरे फेज से गुजर रहे हैं जहां डिजिटल मीडिया ये तय कर रहा है कि क्या एजेंडा होगा, कल के अखबार की सुर्खियां क्या होगा, ये आज एक्स में किसी ने अगर पोस्ट किया है तो वो होगा। तो सोशल मीडिया से ड्राइव हो रहा है, तो सोशल मीडिया ड्रिवन हो गया है। तो आज सारे अखबारों में ऐसे संवाददाता हैं, चैनलों में, जिनका काम ही है सोशल मीडिया को फॉलो करना। अब ये आखिरी परिवर्तन मैं बताता हूं, एक और आया, और वो परिवर्तन आया हमारे देश में सत्ता परिवर्तन। ये जो परिवर्तन आया, इसमें जो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री है देश के, इन्होंने एक नया फिनोमेना शुरू किया कि सीधे सीधे नागरिकों से संवाद करेंगे, मन की बात जैसे कि। और उसमें उन्होंने एक तो मन की बात रेडियो को उन्होंने सशक्त किया, एक तरह से देखा जाए तो पुनर्जीवित किया। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने कहा कि पारंपरिक तरीके से, जिस तरीके से जिसको कुछ लोग नकारात्मक दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो मीडिया कम्युनिकेशन के लोग हैं वो उसको उतना नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखते हैं। यानी कि उन्होंने मीडिया का माध्यम छोड़ दिया, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी चीजों को उन्होंने छोड़ दिया, और वो डायरेक्ट जनता से संवाद करने लगे। न सिर्फ आपके साप्ताहिक कार्यक्रम, मतलब मासिक जो उनका होता था मन की बात, लेकिन वो एक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो सीधे सीधे जुड़ने लग गए जनता के साथ। यानी कि ये आप सोचिए, नेपाल में भूकंप होता है तो नेपाल के नेताओं को बाद में पता चलता है, पहले मोदी जी ट्वीट करते हैं। बिल्कुल। यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा फिनोमेना हो गया कि जब देश का प्रधानमंत्री और इसके चलते बाकी मंत्री भी, जो सोशल मीडिया को एक तरह से ये समझा जाता था भाई ये तो युवा पीढ़ी का है, इसको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, ये एक मतलब क्रेज है बस,
लेकिन उसको मेन स्ट्रीम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया जी। उनके सभी मंत्रियों ने, और उसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। मैं अगर नहीं जिक्र करूं तो अन्याय होगा। वो है सुषमा जी का। सुषमा जी ने उसके माध्यम से, और दूसरे सुरेश प्रभु, सुषमा जी ने न जाने कितने लोगों तक, खासकर जो भारतीय मूल के विदेशी जो नागरिक हैं, उन तक राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को पासपोर्ट और वीजा जैसे चीजों के लिए उनके वो डायरेक्ट ट्वीट के माध्यम से उन तक पहुंचते थे और वो तुरंत कार्रवाई करवाते थे। जी, जब वो विदेश मंत्री रहे। वो जब विदेश मंत्री रहे, तब का उनका फेस बड़ा जबरदस्त। ये एक बड़ा विषय था। दूसरा, जब रेल मंत्री थे सुरेश जी, उस वक्त भी बड़ा उसका कि किस तरीके से रेल को, रेलवे में, और मनोहर पारिकर जी भी बाद में, तो मेन चीज है कि किस तरीके से एक बच्चे को दूध नहीं मिला, उसके मां ने ट्वीट कर दिया, और अगले स्टेशन में जो रेलवे के अधिकारी हैं वो बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कर चुके थे। इस तरह के भी बहुत सारे सक्रियता के साथ, यानी कि जो ई गवर्नेंस की बात आ गई, ई गवर्नेंस का एक माध्यम बन गया सोशल मीडिया, और लोग इनपुट लेने लग गए। मैं देखिए, मैं तो IIMC का भी महानिदेशक रहा हूं, जैसे आपने परिचय में, और माखनलाल का। मैंने अपने मात्र 4 साल के कार्यकाल में मैंने परिवर्तन देखा। पहले के 1-2 वर्षों में हम सिर्फ ट्रेनिंग देते थे, हम जनसंपर्क वालों का प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का हमारे ऊपर जिम्मेदारी था, हम लोग उनको ट्रेनिंग देते थे। बाद में मैंडेट ही बदल गया, हमको ये बताया गया है कि अब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेनिंग देंगे। ओके। हमने खुद नए नए पाठ्यक्रम शुरू किए, जिसमें मोबाइल पत्रकारिता, मोजो, और दूसरा हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और बड़े संख्या में विद्यार्थी उसको। तो कहने का ये मतलब है कि जो है बड़ा परिवर्तन, ये जो 4-5 जो मील के पत्थर हैं, ये बदलाव का। जी जी, बिल्कुल। सर, जैसे हम 90 की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जब प्राइवेट प्लेयर आए तो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हुआ मीडिया में। जैसा कि हमने कहा कि अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें प्रॉफिट मेकिंग और ये सब जो चीजें, लेकिन उसका फायदा एक ये भी हुआ कि फिल्म सिटी जैसी जगह आई, बहुत सारे टीवी चैनल्स आए, लाखों लोगों को काम मिला, और कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जो है वो निकल करके सामने आई। वो भी फेज आपने देखा? बिल्कुल। देखिए, और मैं समझता हूँ, मैं तो स्वयं निजी चैनलों में काम कर चुका हूँ जी। मैं खुद एशिया नेट में था, मैं खुद जी में था, और मैं कई चैनलों के जो है, चाहे NDTV से लेकर, आज तक से लेकर, टाइम्स नाउ से लेकर, रिपब्लिक से लेकर, सभी में मैं बैठता हूँ एज पैनलिस्ट। मैं खुद उसका लाभार्थी कहूंगा अपने आप को। अगर न जाने मेरे जैसे कितने पत्रकारों को एक आजीविका का जो है माध्यम बन गया, है ना। तो हम में से कई लोग जो प्रिंट में थे, हम इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट हो गए। और दूसरा, जो डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज जो आए, यानी कि मतलब जब तक सरकारी तंत्र में अकेला था तो उसकी अपनी सीमाएं थी, भले वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर कहलाता था, लेकिन वो खुल के कई चीजें बोल नहीं सकते थे। क्षेत्रीय टेलीविजन आया, मेरा तो PhD भी इमर्जिंग टेलीविजन इन प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स, रीजनल लैंग्वेजेस, इस पर मेरा PhD है। तो मैंने भी ये पाया कि वहां की जो स्थानीय जो लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको उजागर करने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्राइवेट में निकल कर आई, उनकी बड़ी भूमिका रही। वहां के भाषा को समृद्ध बनाने में और लोगों तक पहुंचाने में उसमें बड़ी भूमिका रही। लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए मीडिया ने जो कवरेज दिया, उसमें मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स के तरह, मैं देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं माखनलाल में पढ़ा था, हम लोग MBA इन मीडिया मैनेजमेंट चलाते हैं। पहले इसका कोई स्कोप नहीं था कि आप किस तरीके से मीडिया संस्थाओं को जो है आप संचालित कर सकते हैं, उसका प्रबंधन का काम कैसे देख सकते हैं। ये अपने आप में एक कोर्स बन गया, क्योंकि जरूरत थी, इंडस्ट्री में ट्रेंड लोगों की आवश्यकता थी। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि प्राइवेटाइजेशन से जो है एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और न सिर्फ हजारों लाखों मैं कहूंगा लोगों को ये मिला, नौकरी मिली, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा, लेकिन एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भी देश को जो है एक मजबूत स्तंभ मिला, जिसके चलते कई ऐसे विषय अगर निजी चैनल नहीं उठाते तो शायद जो है, चाहे वो जेसिका वाला मामला हो, हैं, या और भी कई जो सनसनी, बहुत सारे, और फिर भ्रष्टाचार के जो विषय बाद में कॉमनवेल्थ, CG 2G जो भी निकला,
ये सारे अगर उजागर हुए तो मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसमें कहीं कोई दो। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कहा कि एक कमर्शियल एंगल भी उसमें जरूर आया, जहां फिर टीआरपी जैसे विषय भी आए, जिसको लेकर भी चिंता जताई गई कि टीआरपी जैसे वो एक अलग विषय है। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि एक बड़ी सकारात्मक भूमिका रही है। और नोएडा फिल्म सिटी मेरे ही सामने जो है नोएडा फिल्म सिटी बनी थी, हम लोग यंगस्टर्स थे तब, और हमने देखा इसका स्वरूप को बदलते हुए। मैंने खुद नोएडा फिल्म सिटी में काम किया है, तो मैं जानता हूं कि इसमें तब और रोज बदल रहा है, रोज परिवर्तित हो रहा है। बिल्कुल सर, नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए तो नोएडा फिल्म सिटी को जैसे हम कह रहे हैं कि उसको नकारा नहीं जा सकता, और यहाँ पर मारवा स्टूडियो सबसे पुराना एक स्टूडियो, और जिस समय पर लोगों के पास स्टूडियोज नहीं थे, जिस समय पर लोगों के पास वो सहूलियतें नहीं थीं, तो यहाँ एक स्टूडियो नोएडा के इस भाग में बनाया गया, और तमाम टीवी चैनल्स के जो हेड बने हैं तो वो एक एक प्रोग्राम अपने यहाँ से चलाया करते थे। तो ये कहीं न कहीं जो एक विजन जो था वो डॉक्टर संदीप मारवा का विजन रहा जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो अगर ये स्टूडियो ना होता, और मतलब बाद में तो खैर बड़े बड़े वो सब जाइंट बन गए, लेकिन इनिशियल जो था, जो मिट्टी तोड़ने की बात होती है, जमीन तोड़ने की बात होती है, अगर ये स्टूडियो ना होता तो एज ए जर्नलिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि फिल्म सिटी की स्थापना में ही संदीप जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने पहल लिया और उन्होंने कार्य को शुरू किया, वो सबसे बड़ा जरूरी है। बाकी कई लोगों ने बहुत वायदे किए, उन्होंने तत्कालीन जो भी सत्ता में थे उनको बताया कि हम यहाँ करेंगे, मुंबई के लोग, हैदराबाद के लोग, और वो ये, लेकिन एक्चुअल निवेश करके काम शुरू करने का काम, जब ये एक तरह से बंजर पड़ी हुई थी, यहाँ कोई जंगल इलाका था, यहाँ कहीं कोई वो उत्पादकता नाम का कोई चीज नहीं था, यहाँ एक फिल्म कल्चर को लेके आना, और यहाँ शुरुआत में कई लोगों के पास स्टूडियोज नहीं थी, तो उनके लिए एक साधन तैयार करना है। तो मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं कहूं कि उत्तर भारत में, और विशेषकर ये जो नोएडा फिल्म सिटी के संदर्भ में, कि कोई किंडरगार्टन था या केजी था या नर्सरी था, तो वो मारवा स्टूडियो था उनका। बिल्कुल। तो एक जिसे कहते पालना कहते हैं जी, अक्सर मारवा साहब पालना शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं कि एक तरह से उनका मेंटरशिप में ही ये रही, और आज भी उनके अंदर वो ऊर्जा है जो वाकई काबिले तारीफ है कि आज भी कुछ कर गुजरने का। और आज भी बहुत बड़े संख्या में यहाँ से जो विद्यार्थी निकलते हैं वो यहीं आसपास कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब बड़ी संख्या में, कि उनको वहीं जो है जॉब मिल जाती है। तो एक इन हाउस विद्यार्थियों का मिलना, और यहाँ से बड़े बड़े मंत्री निकले हैं साहब, सिर्फ मैं तो मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जो है जो आगे चलकर मंत्री बने, वो भी यहीं के प्रोडक्ट है, इसी इंस्टीट्यूशन के। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना शुरुआत जो है इसी स्टूडियो से किया था। तो इस स्टूडियो की एक ऐतिहासिक, जैसे हम थिएटर के बारे में कहते हैं तो मुंबई में हम पृथ्वी थिएटर्स की बात करते हैं, तो वैसे ही मैं समझता हूं कि मारवा स्टूडियो एक तरह से एक पालना की भूमिका में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा सर। ये जो एक बात है कि यहाँ पे वर्क जो फोर्स जो थी मीडिया को लेकर के, जैसे कल्चर की बात हो रही है कि कल्चर नहीं था यहाँ पे, कल्चर डेवलप हुआ, और उसके बाद जो है मीडिया में काफी लोग जो है जो कि शिक्षा को भी लेकर के आए उसके अंदर। मीडिया के बारे में कहा जाता है अक्सर, जैसे आज तक भी, कि बड़ा डिसऑर्गेनाइज सा सेक्टर है। तो क्या ये जो मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप ने ये बांधने का काम किया कि कुछ हद तक हम इसको व्यवस्थित कर पाए? नहीं, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, आज भी आप गांव देहात जिला स्तर पर काम करोगे तो कोई भी मोबाइल फोन जिसके पास आ गया वो पत्रकार अपने आप को कहता है ना। और आज भी कोई डेफिनेशन नहीं है पत्रकार का, तो हमारे पास कोई विशेषाधिकारी भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में जो मतलब परिभाषा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, वो जितना नागरिकों पर लागू है वही हम पर भी लागू है। हमारे अमेरिका के फर्स्ट अमेंडमेंट की तरह हमारे यहाँ कोई विशेष प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में मीडिया के लिए, कोई प्रावधान नहीं। तो ऐसे में
में मैं समझता हूं कि बड़ा कठिन काम है। तो मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप ने के वजह से एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर लिया। भले आज भी इंडस्ट्री बेनिफिट्स नहीं मिलता है, कोई लोन नहीं देने के लिए आपको तैयार है, तो इंडस्ट्री का नाम तो है, लेकिन इंडस्ट्री के बेनिफिट्स भले ना मिले, लेकिन जैसे ही आप एक इंडस्ट्री हो जाते हैं तो प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, तो फिर प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है। तो इस वजह से पहले तो प्रशिक्षण भी नहीं होता था। मैं तो अपनी बात करूं, मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में एक मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय से एक डिग्री था, इसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। बाद में मैंने अपने शौक से मैंने डिप्लोमा किया, मैंने जो है क्या कहते हैं उसको आपको मैं मास्टर्स किया, फिर पीएचडी किया। ये तो अपना शौक था, मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं थी। वो नहीं भी होता तो मैं एक सफल पत्रकार होता। लेकिन आज मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी के चलते भारत के संविधान को समझने हेतु, नियमों को समझने हेतु, अपने दायित्वों को समझने हेतु मैं समझता हूं कि प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे में जो नागरिक पत्रकारिता के नाम पर आज जो चल रहा है उसने मीडिया को बदनाम कर दिया है। मीडिया के सभी सिद्धांतों को जो है मैं कहूं तो कि दरकिनार करके आपने पूरी तरीके से जो मन में आया, स्वतंत्रता की नहीं, हम स्वच्छंदता की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो इंडस्ट्री नॉर्म्स जहां एक मजबूत संपादकीय हस्तक्षेप होता था कि आप कुछ भी नहीं चला सकते। मैं रिपोर्टर होता था, मैंने भी रिपोर्टर काम किया है, लेकिन मैंने फाइल कर दिया तो वो ऐसे नहीं चलती थी, उसको चेकिंग होता था, क्रॉस चेकिंग होता था। और आज क्या बात होती है? फैक्ट चेकिंग की बात होती है। आज खबरों की फैक्ट चेकिंग की बात होती है। तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मतलब वो सिद्धांत अब छूट गया है, और उसी वजह से आज देश में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये सारी चीजें शुरू हो गई। क्योंकि पत्रकारिता के जो सिद्धांत है, इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स है, उसको नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बड़ी भूमिका रही है इसमें, कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सर, रेडियो आया पहले, तो उसके बाद फिर टेलीविजन आया, तो उन्होंने कहा भाई अब रेडियो खत्म हो जाएगा। फिर टेलीविजन आया तो उन्होंने कहा कि अब सिनेमा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर अखबार खत्म हो जाएंगे, लेकिन खत्म कुछ भी नहीं हुआ। और आज डिजिटल मीडिया के समय में ये कहा जा रहा है कि भाई जो अखबार है वो अब कोई नहीं पढ़ता, लेकिन उसका स्वरूप जो है धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे। तो ये बदलता हो जो फेज है, क्योंकि हम मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे उद्यमी भी इस क्षेत्र के अंदर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप में जो लोग हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल है आगे, या ये ऐसे ही चलेगा कि ठीक है भाई कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे? नहीं, देखिए भारत की विविधता इतनी है, हम भारत को दूसरे देशों के साथ तुलना ना करें। अमेरिका जैसे मुल्कों में आज जो जैसे हम तथाकथित विकसित मुल्क कहते हैं, तो वहां तो प्रिंट लगभग खत्म ही हो चुका है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं। भारत में आज भी समाचार पत्र बिकता है ना। लोग सवेरे अपने चाय के साथ या मोहल्ले में बैठते हैं, है ना, तो नाई की दुकान में जाते हैं, चाय की दुकान में जाते हैं, टपरी पे जाते हैं, तो अखबार जरूर पढ़ते हैं। अखबार का एक बहुत बड़ी संस्कृति यहाँ एक, हम आज भी सामाजिक है, हम इंडिविजुअल नहीं है। आज भी समाज की बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में, हम समाज के साथ उठते बैठते हैं। पश्चिम की तरह नहीं है जहाँ बिल्कुल हम सब व्यक्ति बन गए हैं। यहाँ व्यक्तिवाद कम है, यहाँ समाज केंद्र में है। तो हम सब कुछ देखते हैं, अरे समाज क्या कहेगा। वहां व्यक्ति नहीं सोचता, इसलिए वहां मनमानी हो रही है ना। हमारे यहाँ समाज का भी डर है ना। वहां व्यक्ति आए दिन मतलब इतने सारे बहुत बड़े तादाद में वहां जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पिता नहीं है ना, वो आइडेंटिफाइड नहीं है। अगर आइडेंटिफाइड भी हो तो वो साथ में नहीं रहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जहन में एक बात रहती है, यार समाज क्या कहेगा। समाज का एक हस्तक्षेप के चलते हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था टिकी हुई है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ समाज के एक अभिन्न अंग है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र जिंदा रहेगा। टेलीविजन भी हमारा इतनी बड़ी आबादी है, 142 करोड़ है, सबके अपने पसंद है, सबके अपनी प्राथमिकताएं हैं। टेलीविजन भी जिंदा रहेगा। अगर आप आंकड़े देखेंगे केपीएमजी के, फिक्की के, मेस्क के, तो आप देखेंगे कि सब बढ़ रही है, कुछ कम तादाद में, कुछ ज्यादा तादाद में। डिजिटल आपने जैसे कहा कि बिल्कुल नया मीडिया है, युवा पीढ़ी उससे जुड़ी हुई है, तो ज्यादा संख्या में उसकी बढ़ोतरी हो रही है। जब उसका दर, बढ़ोतरी का दर जो है वो ज्यादा है, लेकिन टेलीविजन का कम है, प्रिंट का कम है। लेकिन दुनिया भर के जो रुझान है उसके बिल्कुल विपरीत हमारे यहाँ आज भी जो टेलीविजन प्रिंट मीडिया है उसको लोग पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज
सबसे ज्यादा कंटेंट की जरूरत है। 142 करोड़ लोगों को आपको कंटेंट देना है, तो कंटेंट क्रिएशन का डिमांड बढ़ता ही रहेगा, जितना भी दो कम ही होगा, कम ही रहेगा। बिल्कुल। तो ये जो कंटेंट का जो डिमांड है ये बढ़ेगा। इनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कंपनियां निकल पड़ी हैं, इसलिए विज्ञापन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए जनसंपर्क जो है मजबूत है, तो जनसंपर्क को बनाने के लिए सभी कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य प्लेटफॉर्म से अपने छवि को सुधारने में लगेंगी, तो जनसंपर्क की भी डिमांड रहेगी। तो मीडिया का क्षेत्र, अब OTT प्लेटफॉर्म खुल गया है, तो नए फिल्म के लोग भी आ गए, तो उनको एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म मिल गया। पहले जब तक कई करोड़ रुपए आपके जेब में नहीं हो तब तक आप सोच नहीं सकते। और या फिर आपको मुंबई जाना होता था। टेक्नोलॉजी के चलते आज ऐसे हमारे कई मित्र लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार लोग, जिन्होंने अपना चैनल शुरू कर दिया, YouTube चैनल, और आज कई चैनलों के मुकाबले उनके दर्शकों की संख्या ज्यादा है या उनके श्रोताओं की संख्या ज्यादा है। तो जिसकी नौकरी चली जाती है अगले दिन वो YouTube चैनल शुरू कर देता है। जी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं असीम जिसे कहता हूं, तो इसलिए मैं समझता हूं कि अपार संभावनाएं हैं, और मुझे कम से कम कहीं भी जो है कहीं कोई किसी तरह का दिक्कत, इसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन हमको सिर्फ इस चीज को देखना है, दो बातों का ध्यान रखना है। एक, जो नैतिकता है उसको हम बनाए रखें, बिल्कुल। जो हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है उसको हम बनाएं, बिल्कुल, ये जरूरी है। और दूसरा, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र है तो हम है, बिल्कुल। तो ये दो बातें अगर रखेंगे ध्यान, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल सर करना चाह रहा हूं आपसे कि अगर पलट करके आप देखते हैं, क्योंकि आपका भी मुझे लगता है कि एक 3-4 दशक का समय हो चुका है मीडिया के अंदर, अगर आप मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें सही मायने में, अगर कुछ नाम की जिनकी वजह से आज मीडिया को एक व्यवस्थित रूप मिला है, कुछ ऐसे अखबार, कुछ ऐसे नाम जिन्होंने बहुत सूझबूझ और तरीके से मीडिया को अपनी जगह पर एस्टेब्लिश करने में मदद की है। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत सारे संस्थाओं की बड़ी अहम भूमिका रही है जी। जैसे मैं कहूं कि टाइम्स ने अपने आप को वक्त के साथ बदला। भले हम टाइम्स के कुछ पत्रकारिता से शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन टाइम्स ने, चाहे वो रेडियो स्टेशंस खोलने के मामले में हो, या टाइम्स नाउ का टेलीविजन खोलने के मामले में हो, या प्रिंट का क्षेत्र हो, तो टाइम्स ने अपने आप को स्थापित किया, और आज के समय के अनुकूल उसने अपने आप को, आलोचना तो देखिए होती है जी, बिल्कुल, जो काम करेगा उसकी आलोचना भी। 2-3 उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। संदीप मारवाड़ी को मैं एक उदाहरण मानता हूँ कि उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस को, आज भी सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज मारवा स्टूडियो में ही तैयार होती है जी। लगभग 500 के करीब सालाना डॉक्यूमेंट्री, शायद विश्व में शायद किसी एक प्लेटफॉर्म में इतना तैयार नहीं होता, कंटेंट नहीं होता जी। साथ में टीचिंग, साथ में रेडियो स्टेशन, साथ में टेलीविजन, मतलब अपना चैनल्स। मैं समझता हूं कि एक यूनिवर्सिटी तैयार करना प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में तो है, लेकिन वो भी सिनेमा के लिए एक विश्वविद्यालय। आपके फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट है पुणे में, आपका SRFTI है कोलकाता में, लेकिन ये सब सरकारी क्षेत्रों में, और कुछ सिनेमा विभाग है कुछ विश्वविद्यालयों में। लेकिन एक फिल्म के लिए समर्पित एक विश्वविद्यालय पत्रकारिता के लिए भी है, तो वो जो एक तैयार करना, वो मैं समझता हूं कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं मानता हूं कि संदीप जी की बड़ी भूमिका रही है। मैं ऐसे मिसाल, उदाहरण के तौर पर मैं ऐसे कहूंगा, तो इसी तरह दक्षिण की तरफ अगर आप जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि नायडू ने बहुत काम किया है, चाहे वो अलग अलग भाषाओं में चैनल को शुरू करना हो, या रामोजीराव फिल्म सिटी और बाकी जो चीजों की स्थापना हो, उन्होंने बड़ा काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे मिसाल आज है जिन्होंने, और बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स भी आज निकल के आए हैं, जो अलग अलग फॉर्मेट में, वो छोटे छोटे स्तर पर, लेकिन अपना प्रयास कर रहे हैं और मीडिया को प्रासंगिक बना के रखा है। बिल्कुल। सर, जाते जाते हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, और विशेष तौर पर जो युवा हैं जो मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहूंगा कि भविष्य उज्जवल है मीडिया का, लेकिन उसको एक रातों रात मैं कोई बहुत बड़े एंकर बनूंगा या बनूंगी, ये संभव नहीं है। बहुत मेहनत की जरूरत है। मीडिया में सिर्फ एंकर ही नहीं है, कुल मिला के सभी चैनलों को मिलाओगे तो आपके पास
2000 या 3000 एंकर होंगे, 3-4 हजार एंकर होंगे। लेकिन इस देश में जो है बहुत बड़े तादाद में हजारों बच्चे निकल रहे हैं, सबके सब तो एंकर नहीं बनेंगे। सही। तो डेस्क बहुत मजबूत है, रेडियो है, पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, बहुत सारी विधाएं हैं जहां आप अपना स्थान बना सकते हैं, बशर्ते कि आपका कमिटमेंट हो। ये नहीं कि मैं सिर्फ एक ही विधा में जो पारंगत होंगी, आपको मल्टीटास्कर बनना होगा। आपका भाषा में कितना खूबसूरती है, साहित्य के साथ आपका कितना नाता है, इससे लोग, चाहे आप एक आरजे हो या आप एक एंकर हो, आपको लोग सुनना चाहेंगे। आपका भाषा समृद्ध होना चाहिए और आपकी एक विषय विशेषज्ञता होनी चाहिए। गूगल बाबा शरणम से काम नहीं चलेगा, अध्ययन से ही चलेगा। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे मीडिया के नवाब। बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया केजी सुरेश साहब की आपने हमारे साथ इतनी विस्तृत चर्चा की मीडिया को लेकर के, और एक दृष्टि जो है वो आपने साफ की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे केजी सुरेश साहब, पूर्व उप कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे। अगली बार किसी वरिष्ठ पत्रकार के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब लेता हूं इजाजत, नमस्कार।